हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी एग्ज़ाम का दौर चालू होने वाला है और ये जो क्वेश्चन है बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं। लेकिन ये देखो ना, इसका जो आंसर है वो जेनेरिक नहीं होगा। जेनेरिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको कभी सर्दी जुकाम होता है तो आप ऐसे नहीं करते कि इंटरनेट पे एक दवा देख ली और वो ले लिया, आपका हो गया। ऐसा नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बिकॉज एवरी वन सिचुएशन, एवरी वंस बॉडी, एवरी वंस सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, उसके बेस पे आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है। ये ऐसे बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि आप आरबीआई और सेबी की तैयारी साथ में कीजिए और फिर आप कहेंगे कि सर मैं बीकॉम हूँ, मैं तो सेबी का फॉर्म नहीं भर सकता हूँ। तो ये क्या क्या फ्रेमवर्क होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, अगर आपको और डाउट है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं ये सारा इस वीडियो में यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन साथ में करें। और अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे तो देखो ये क्या होता है, सर्वाइवरशिप बायस होता है। सर्वाइवरशिप बायस यानी कि 2-3 एग्जाम्पल देख के हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हिस्ट्री में मतलब मैं पिछले 10 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे, मैक्सिमम 3, कि जिन्होंने तीनों एग्जाम निकाले हैं। 2 एग्जाम निकालने वाले 100 के आसपास होंगे, पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल एग्जाम निकालने वाले तो 2-4 हज़ार लोग होंगे, क्योंकि आरबीआई का रिक्रूटमेंट आता है, नाबार्ड आता है, सेबी आता है। तो ये एक एग्जाम तो बहुत सारे लोगों ने निकाला है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है एंड लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है। तो आपको क्या करना है, कौन से बेसिस पे करना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आरबीआई नाबार्ड का प्रिपरेशन साथ में करना चाहिए या आरबीआई सेबी का करना चाहिए या तीनों का करना चाहिए कि एक एक का करना चाहिए, मैं फ्रेमवर्क दूंगा। और आपको अपना अपना बताना है, आपको दूसरों को नहीं बोलना, क्योंकि आपको पता नहीं दूसरों को क्या है। आप बताएंगे नहीं ये करो, अगर वो एलिजिबल ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा। इसलिए आप अपनी सिचुएशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मैंने प्रिपरेशन पहले किया हुआ है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर वीडियो देखने वाले 8-10 हज़ार लोग होंगे, उसमें से 1% भी अगर आप लेंगे, 10 हज़ार का 1% 100 होता है। अगर 100 लोग भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आप भी एक दूसरे के एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक एक्सपीरियंस से नहीं होगा, एटलीस्ट हमें 40-50 एक्सपीरियंस मिल जाएंगे तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो चलो अभी यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। सबसे बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है, मतलब ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पॉइंट करना था तो मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो या ना हो उस एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे देखो, कुछ लोग आरबीआई के लिए एलिजिबल नहीं है, सेबी के लिए है, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया, जैसे आरबीआई में 60% का क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन में 55% का पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो किसी को वो हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी देखनी चाहिए कि मैं उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ या ना हूँ। मैंने देखा है कुछ लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं करना है। तो पहले सबको एलिजिबिलिटी देखनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए। और यहाँ पे एज में भी आता है, जैसे किसी का जनरल कैटेगरी में बैंक में कोई 6 साल से काम कर रहा है तो 32 एज में ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सेबी, लेकिन वो आरबीआई के एलिजिबल है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। आईसीआईसीआई बैंक वाले भी एलिजिबल है, सिटी बैंक वाले भी एलिजिबल है वो एज रिलैक्सेशन लेने के लिए। तो एलिजिबिलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है, वो काम पहले करना है। उसके बाद सेकंड आता है कि नोटिफिकेशन टाइमिंग। अभी मान लीजिए कि अगर नोटिफिकेशन में ही काफ़ी गैप है तो साथ में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आरबीआई का आता है और नाबार्ड का 6-7 महीने के बाद आता है, तो पहले आरबीआई कर लो, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, या 1-2 फेजेस हो जाएंगे, फिर से भी नाबार्ड की तैयारी चालू कर सकते हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन का टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि साथ में प्रिपरेशन करना है या पहले एक पे फोकस करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, टाइम कितना अवेलेबल है। अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, स्केल 1 ऑफिसर है, स्केल 2 है, स्केल 3 है, ब्रांच मैनेजर है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि यार ये आप सारी एग्जाम का प्रिपरेशन साथ में करें। तो आपको देखना है, अगर आपके पास दिन के सिर्फ 3 घंटे हैं तो आपको कोई भी एक ही एग्ज़ाम सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं ये इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकता कि यार आप दोनों की तैयारी करें। आपके पास टाइम ही कम है तो फिर आपको एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना है। प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना चाहिए यार। कहाँ अदरवाइज मैंने देखा है, मैं टेलीग्राम पे इसलिए टाइम स्पेंड करता हूँ कि मुझे पता है लोग क्या करते हैं। लोग दिन भर पूछते रहते किसी को, ये कैसे करूँ वो। और एक तो टेलीग्राम पे मेन क्या है ना, आपको पता नहीं सामने वाला कौन है।
सामने वाला जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या उसने 10 एग्ज़ाम दी है, उस कितना इंटेलिजेंट है, उसका बैकअप कुछ पता नहीं, और एक दूसरे को गाइड करते रहते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर गाइडेंस, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुझे पूछो, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, प्रॉपर गाइडेंस लो जिनको एक्सपीरियंस है हज़ारों लोगों को गाइड करने का, या जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। जैसे मैं हूँ, मैंने आरबीआई एग्ज़ाम ग्रेड भी खुद निकाला है, तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मार्केट में है, या सेलेक्ट जो लोग हुए, एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो सेलेक्ट लोग हुए ना, वो मैक्सिमम गाइडेंस के इसमें पढ़ते नहीं, क्योंकि यार उनका लाइफ सेट हो गई, अभी वो क्यों पीछे पड़ेंगे और क्यों सोशल वर्क करते रहेंगे, है ना। तो ये आप ऐसा ऐसा देखिए कि यार वाई दे विल स्पेंड देयर टाइम टू गाइड समवन, ठीक है, कि जिसका नाम ना पता, कुछ पता नहीं। अगर मान लीजिए आप किसी रेफरेंस थ्रू जाते हो, आपका कोई भाई है, बहन है, उनका कोई फ्रेंड है, कलीग है, तो वो उनको करेंगे वो, लेकिन एक टाइम वो आपको ऐसा, हम बोलते हैं ना उंगली पकड़ के, ऐसा कोई नहीं करने वाला स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वो कौन करेगा? प्रोफेशनल ही करेगा, और वो उसका पैसा लेगा, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर आपको पता है, ये कैपिटलिस्ट वर्ड है, यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे 1.5 लाख का जॉब चाहिए एंड देन समवन विल कम एंड वी गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू फ्रॉम माई फर्स्ट स्टेप टू माई फाइनल गोल, ठीक है। देर इज़ नो वन, ऐसा कोई नहीं करेगा। पहचान वाला भी होगा तो वो आपसे कम से कम एक बार बात करेगा एटलीस्ट, एंड अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ बता देगा। तो इसलिए आपको कोई प्रोफेशनल मेंटर चाहिए। तो मार्केट में बहुत है, आप उतने इंटेलिजेंट हो, कौन अच्छा है कौन नहीं है, उसके बेस पे आप डिसीजन लीजिए। उसके बाद एम, अगर किसी को नाबार्ड में जाना ही नहीं है तो वो क्यों साथ में प्रिपरेशन करे। तो आपका खुद का, मैंने देखा है कि बच्चे ना आरबीआई को नहीं प्रेफर करते, सेबी को करते, बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ इंक्लिनेशन। अगर आप सेबी देखेंगे तो ये ज़्यादा कॉर्पोरेट जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पोस्टिंग मोस्टली मुंबई में है। तो अगर आपका लाइकिंग ऐसा है, आपका एम ऐसा है, तो आप ये सारे एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों करते हो। इसलिए आपको ये भी देखना है कि यार मेरा क्या इंक्लिनेशन है, उस हिसाब से, एंड यूर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर आप सेबी की बात करेंगे तो सेबी में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, इंग्लिश छोड़ के। सेबी में इंग्लिश पेपर तो सब जगह पे, वो छोड़ दीजिए आप, बाकी डिस्क्रिप्टिव नहीं है। सेबी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इंग्लिश पेपर छोड़ देंगे तो। लेकिन आरबीआई में ईएसआई एफएम का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वहाँ पर नाबार्ड में एआरडी ईएसआई एआरडी का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। किसी की डिस्क्रिप्टिव की लिखने की अच्छी क्वालिटी उसके पास नहीं है, तो वो क्यों जाए। मतलब वो आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखना चाहिए। अगर आपका क्वांट इंग्लिश रीजनिंग वीक है तो आप नाबार्ड में पास हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइंग है। आप सेबी में पास हो सकते, आरबीआई में नहीं हो सकता। आरबीआई में तो वो उसका काउंट किया जाएगा और उसके बेस पे फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, तो ये डिफिकल्ट। इसलिए आपको ये भी देखना है कि यार मेरा बैकग्राउंड क्या है। एंड फाइनल जो आता है 7 नंबर पे यहाँ पर, कि सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था मेरा यहाँ पर रह गया था, तो मैं अभी यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो ये आपको सिलेबस देखना है, और देन यू हैव टू टेक द डिसीजन कि यार कौन सा सिलेबस है मैं कर सकता हूँ, ये मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, मेरे पास मेंटर अवेलेबल है, मेरे पास टाइम है। तो ये 7 पॉइंट है, इसके बेसिस पे अगर आप सोचेंगे। और देखो ये सिलेबस, और ये तो इतना मैंने पहले सोचा था कि ये भी इंक्लूड करें, लेकिन उतना एफर्ट्स तो आपको लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन निकाल लो, अच्छे से उसका प्रिंट आउट ले लो या सॉफ्ट कॉपी में रखो और खुद कंपेयर करो। जब आप खुद करेंगे ये प्रोसेस ना, तो फिर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अभी ये जो वाला पॉइंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड नोटिफिकेशन टाइम, इस हिसाब से आपका आरबीआई का जो एग्ज़ाम है वो 6 मई को है, हम 2023 की बात कर रहे हैं, एंड 11 जून को आपका फेज 2 है, 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो ये अभी हमें पता है। अभी नाबार्ड के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल में आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सितंबर में आएगा। तो जो अभी पता है हमें कॉन्क्रीटली, वो हम मानेंगे। अभी आरबीआई का करेंगे। इसके साथ एक और नोटिफिकेशन है, IFSCA। तो आप अगर आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ इसका हो सकता है, और सेबी कर रहे थे उसके साथ भी इसका हो सकता है। तो ये भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर आप सर्टेनिटी की बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आप इसकी भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज चाहिए, अभी मैंने जेनरिक बोला है, मैंने आपको अभी जेनेरिक बोला है, तो अगर आपको पर्सनलाइज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। आपका बैकग्राउंड बताइए, हमारे मेंटर्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे।
और अगर आपको आरबीआई का हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी 4th नंबर का बैच, हमारा पहला बैच हो चुका है, सेकंड हुआ है, थर्ड अभी फिनिश होने को आया है, ये 4th बैच है, अभी अभी चालू हुआ है, 1-2 बस क्लास हुए हैं। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो भी आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी हम काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, वुमेंस डे का जो था वो अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर 50% डिस्काउंट, और आप कॉम्बो कोर्स करेंगे तो भी आपको वो कंबाइंड डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो भी शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, बाकी लोगों को मदद होगी। हम रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में इंडिया में नंबर 1 है, ये हमारे सारे ऑथेंटिक और जेन्युइन रिजल्ट्स है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हमने पब्लिश किए हैं। तो आपको इस मतलब जो साथ में प्रिपरेशन करने के बारे में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिए, और मैंने जो नंबर दिया है वहाँ पे कॉल करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपका बैकग्राउंड क्या है वो बता सकते हैं, वो हमारे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।